हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल पर्सनल ट्यूटर में मैं चिराग कंसल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडल की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब ये इसकी अगर मैं बात करूं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होने वाला और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो बने रहिएगा। अब सबसे पहला सवाल उठता है कि सर ये एटमॉस्फेयर, वातावरण, पर्यावरण आखिर होता क्या है? ये जो हमारा वायुमंडल है आखिर ये है क्या? तो दोस्तों समझेंगा कि हमारी जो पृथ्वी है ये अपने आप में एक अनोखा ग्रह है, क्योंकि इसके ऊपर जो है जीवन है। और इस जीवन की जब हम बात करते हैं तो जल के साथ साथ, वाटर के साथ साथ एक और जो बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है वो हमारा वायुमंडल होता है। सर वो कैसे? दोस्तों, अगर वायुमंडल ना होता तो जिस तरह से चंद्रमा पर खड़े होने पर आपको एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुनाई देती, उसी तरह से पृथ्वी पर भी आप एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन पाते। और इसके अलावा भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो वर्षा हो, चाहे वो रेडियो तरंगों का इधर से उधर आना हो, या फिर जो सूरज की दहकती किरणों से हमें बचाना हो, ये सब काम जो है वायुमंडल ही करता है। तो इसीलिए वायुमंडल जो है वो अपने आप में बहुत ज़रूरी है। अब जैसा कि आपने अपने बचपन की क्लासेस में पढ़ा होगा कि हमारा जो वायुमंडल होता है ये 5 परतों में बटा हुआ है, जिनकी अगर मैं बात करूं तो नाम से ये होती हैं ट्रोपोस्फियर, क्षोभमंडल, स्ट्रेटोस्फियर, समतापमंडल, मेसोस्फियर, मध्यमंडल, आयनोस्फियर, आयनमंडल और एक्सोस्फियर, बाह्यमंडल। पर अक्सर मैंने देखा है दोस्तों कि विद्यार्थी और स्टूडेंट्स जो है इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि किस इस लेयर में, किस परत में टेम्परेचर बढ़ता है, किस परत में टेम्परेचर घटता है, क्यों बढ़ता है और क्यों घटता है। और इसी पर एग्जाम्स जो हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स जो हैं, लगातार यूपीएससी एसएससी क्वेश्चंस पूछती हैं और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए इसको समझना हम शुरू करते हैं सबसे पहली लेयर से, जो कि है ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभमंडल। अब दोस्तों मुझे बताइए, क्या आपके एरिया में बारिश होती है? तो बिल्कुल हाँ, आपके एरिया में बारिश होती है। तो ये जो बारिश है ये दोस्तों क्यों होती है, क्या आपने कभी सोचा है? तो इसकी वजह क्या है दोस्तों? क्षोभमंडल है। अब वो कैसे, समझेंगा कि हमारे यहाँ बारिश के लिए क्या होता है, 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक होता है धूल और दूसरा होता है पानी। आप कहोगे सर पानी तो ठीक है, धूल कहा आपने? मैंने हाँ दोस्तों धूल कहा। ये जो प्रकृति है, हमारी नेचर है, इसमें कोई भी चीज़ बिना काम के नहीं बनी है। हर चीज़ का अपना महत्व है, अपनी इंपॉर्टेंस है, हर चीज़ का अपना जो है काम है। तो उसी तरह से जो हम जो धूल को बेकार समझते हैं, वो धूल असल में क्या होती है, ऊपर की तरफ उठती है। और जब ये धूल के कण बहुत ही छोटे होते हैं तो इनके आसपास क्या होता है, जो भाई सूरज की गर्मी से जो वाष्पीकरण हुआ है, जो इवोपरेशन हुआ है, उससे जो वाटर वेपर्स ऊपर उठी हैं, वो वाटर वेपर्स क्या करती हैं, इस धूल के मॉलिक्यूल के आगे पीछे इकट्ठी हो जाती हैं। सर कैसे, क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। दोस्तों समझेंगा कि जो ट्रोपोस्फियर है, इसमें अगर हम बात करें तो कौन सी गैसेस आती हैं, तो भाई मैं समझता हूँ आप सब बता देंगे कि इसमें नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वगैरह वगैरह गैसेस होती है। अब ये जो गैसेस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब मुझे बताइए सबसे घनी मात्रा में कहाँ होगी? तो भाई अर्थ के नज़दीक में ये क्या होगी, एकदम घनी मात्रा में होगी, क्योंकि ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण ने इनको क्या कर रखा है, पकड़ के रखा है। भाई अगर पृथ्वी में ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण ना होता तो हमारा वायुमंडल क्या हो जाता, उड़ जाता। पर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाते जाते इनकी क्वांटिटी, संख्या क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब समझिएगा, हम सब जानते हैं कि जो कंबशन की प्रक्रिया है भाई, जिसके कारण आग लगती है, वो किसके कारण होती है, ऑक्सीजन के कारण होती है। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करता है, वो गर्मी को एब्जॉर्ब करता है और हमारे जो धरती का हीट बजट है उसमें भी एक मेजर रोल प्ले करता है। तो जब आप ऊपर जाते जाते हैं तो ऊपर जाते जाते टेम्परेचर क्या होता जाता है, घटता चला जाता है। और जब टेम्परेचर घटता चला जाता है तो टेम्परेचर के घटने से क्या होता है, टेम्परेचर के घटने से ठंड जो है बढ़ती जाती है। और जब ठंड बढ़ती जाती है
तो जो वाष्प ऊपर जा रही है वो वाष्प क्या होती है, ठंडी होती है, और ठंडी होने के बाद वो धूल के कणों के पास चिपककर बादल बना लेती है, और बादल बनाकर ये क्या करती है, पानी को बरसा देती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे जितने भी मौसमी परिवर्तन हैं, चाहे वो बादल हो, चाहे वो कोहरा हो, चाहे वो ओला हो, चाहे वो तूफान हो, चाहे वो बिजली हो, ये सब की सब कहाँ होते हैं, ये सब की सब ट्रोपोस्फियर में होते हैं, क्षोभ मंडल में होते हैं। इसीलिए इसको क्या भी कहा जाता है, इसीलिए इसको चेंजिंग स्फीयर भी कहा जाता है। पर एक बड़ा ही बेसिक सवाल जिसमें मैंने देखा स्टूडेंट बड़े परेशान होते हैं कि सर ट्रोपोस्फियर है कितना लंबा। भाई कोई कहता है 8 किलोमीटर, कोई कहता है 18 किलोमीटर। मैं कहूँगा दोस्तों दोनों सही है। अगर ट्रोपोस्फियर की हम बात करें तो जो हमारा क्या कहते हैं ध्रुव है यानी पोल्स है, वहाँ पर इसकी लंबाई कितनी है, 8 किलोमीटर। और अगर हम इक्वेटर की बात करें तो वहाँ पर इसकी लंबाई कितनी है, 18 किलोमीटर। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? तो दोस्तों एक बात समझिए, जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर अगर हम बात करें तो सूरज की क्या होती है, सीधी किरणें आती हैं। अब जो पोल्स है वहाँ पर किरणें क्या हो जाती हैं, छू के निकल जाती हैं। तो भाई सीधी बात है, टेम्परेचर कहाँ ज़्यादा मिलेगा हमें, इक्वेटर पे। अब इक्वेटर पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो भाई यहाँ से जो इवॉपरेशन है, वाष्पीकरण भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ से वाष्प भी क्या होगी, वाटर वेपर्स भी क्या होंगी, ज़्यादा उठेंगी और ज़्यादा ऊंचाई तक उठेंगी। ऊंचाई तक उठने के बाद वो आगे जाके बैठ जाएंगी। सो इसी तरह से 3 सेल बनते हैं हमारे यहाँ, हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल। ये हम फिर कभी पढ़ेंगे। तो उसमें जो सबसे बड़ा सेल है हेडली सेल, वो कहाँ होता है, इक्वेटर के पास होता है, जिसके कारण ज़्यादा ऊंचाई तक क्या होती है भाई, वाष्प उठती है, वाटर वेपर उठती है। तो इसीलिए ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई जो है वो इक्वेटर पे कितनी होती है, 18 किलोमीटर, और पोल्स पे कितनी होती है, 8 किलोमीटर, क्योंकि वहाँ पे वो इवॉपरेशन जो है वो ज़्यादा नहीं हो पाता है। मैं समझता हूँ आपको ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। तो अब इसके अलावा अगर हम बात करें, एक चीज पूछी जाती है कि सर जैसा आपने बताया टेम्परेचर ऊपर जाते जाते गिर रहा है, तो सर कितना गिर रहा है? तो इसको हम एक चीज बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, यानी सामान्य ह्रास दर। तो हर 165 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर गिर जाता है। शुरुआत में 20 डिग्री टेम्परेचर होता है, जो 8 या 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते जाते अगर हम बात करें तो -45 डिग्री तक पहुंच जाता है, और इक्वेटर पे तो ये -80 डिग्री तक पहुंच जाता है। सर इक्वेटर पे ज़्यादा ठंडा हो जाता है, ऐसा कैसे? भाई आप ही ने तो अभी समझा कि इक्वेटर पे क्या होता है, ज़्यादा ऊंचा होता है ट्रोपोस्फियर, तो भाई टेम्परेचर ज़्यादा दूरी तक क्या होता है, गिरता है। तो इसलिए इक्वेटर पर ये कितना गिर जाता है, -80 गिर जाता है। पर इसके बजाय पोल्स पर कितना गिरता है, -45 गिरता है। सर ये तो अच्छे समझ में आ गया। इसके बाद क्या होता है सर? इसके बाद दोस्तों क्या होता है, इसके बाद जो है एक लेयर आती है जिसको हम कहते हैं ट्रोपोपॉज, यानी कि क्षोभ सीमा। सर वो क्या होता है? इस लेयर में दोस्तों होता क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, मतलब ना बढ़ता है ना घटता है। अब हर लेयर के बाद ये पॉज आता है, देखिए क्षोभ ट्रोपोपॉज के बाद स्ट्रेटोपॉज, फिर मीजोपॉज वगैरह वगैरह। हिंदी में क्षोभ सीमा, समताप सीमा, मेजोसीमा वगैरह। ठीक है, अब मैं समझता हूँ ये आपको बात अच्छे समझ में आ रही है। पर सर ये टेम्परेचर जो है कांस्टेंट क्यों हो रहा है? तो समझेगा दोस्तों, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो डेंसिटी घटने से क्या हो गया, बकायदा टेम्परेचर गिरता चला गया। पर उसके बाद एक निश्चित एरिया तक क्या होती है, डेंसिटी समान रहती है, तो टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, समान हो जाता है। और फिर ये जो 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर का रीजन है, इसमें क्या होता है, जहाँ टेम्परेचर समान रहता है और वातावरण बिल्कुल शांत रहता है, उसी में क्या होता है, एरोप्लेन उड़ते हैं। सर एरोप्लेन उड़ते हैं, हमें तो लगा था एरोप्लेन मतलब बहुत आसमान में उड़ते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। एरोप्लेन जो है 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर का जो क्षेत्र रहता है, उसमें जो नीचे वाला एरिया है उसमें उड़ते हैं, क्योंकि ये एकदम शांत क्षेत्र होता है, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। सर ठीक है, पर ये ऊपर वाले एरिया में क्यों नहीं उड़ते? हमने तो किताबों में रट्टा मारा है कि स्ट्रेटोस्फीयर में एरोप्लेन या जेट प्लेन्स उड़ते हैं। तो दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर का जो ऊपर वाला हिस्सा है, वहां पर क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। इस केमिकल रिएक्शन में O2 ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या करता है, O3 बना लेता है,
और O3 क्या होता है, मुझे लगता है आप सब जानते हैं कि ये ओजोन होता है। और ओजोन क्या करता है, ये तो मैं समझता हूँ आप सब ने घोट घोट के याद करा होगा कि ओजोन लेयर जो सूरज की हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उन हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब अल्ट्रावायलेट रेज को ऑब्जर्व कर रहा है तो मुझे बताइए, वो तो गर्मा गर्म होती हैं, उससे टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। आप देखिए बाकायदा टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मुझे बताइए क्या यहाँ एरोप्लेन उड़ेगा? नहीं उड़ेगा। इसीलिए ट्रोपोस्फियर के जस्ट ऊपर, आपने पिक्चरों में देखा होगा, बादलों के एग्जैक्ट ऊपर क्या होता है, एरोप्लेन उड़ता है। यानी स्ट्रेटोस्फियर में भी नीचे वाले हिस्से में एरोप्लेन उड़ता है। और यहाँ पर एक बादल भी पाया जाता है जिसको हम कहते हैं सीरस बादल, मदर ऑफ पर्ल। आप कहोगे सर अभी तो आपने कहा बादलों के ऊपर उड़ते हैं, तो फिर ये सीरस बादल कहाँ से आ गया? सीरस मतलब पतले बादल जो वर्षा नहीं करते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, पृथ्वी से संवहन किरणें, कन्वेक्शनल क्या कहते हैं, रेज जो है उठती है। यानी कि होता क्या है, जैसे हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत गर्म है, उसके ऊपर की लेयर थोड़ी कम गर्म है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो पृथ्वी है वो अपनी गर्मी क्या करती है, रेडिएट करती है। तो ये नीचे वाली एयर ऊपर वाली एयर को गर्म करेगी, और ऊपर वाली और ऊपर वाली को, और ऊपर वाली और ऊपर वाली को। पर लगातार टेम्परेचर क्या होता जाएगा, इसमें कम होता जाएगा। क्योंकि अर्थ पे मीडियम ठोस है तो गर्मी ज़्यादा है, और हवा में जो टेम्परेचर है पास करना थोड़ा मुश्किल है। तो ये संवहन किरणें क्या होती हैं, ऊपर तक चली जाती हैं, कभी कभी ट्रोपोस्फियर पार करके। तो स्ट्रेटोस्फियर में एक बादल बनता है सीरस बादल, जिसे मदर ऑफ पर्ल कहा जाता है। एग्जाम्स में आने के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए 50 किलोमीटर पर, और टेम्परेचर भी हमने देख लिया कि पहले -45 गया, फिर -45 के बाद यहाँ पर भाई इसके ऊपरी एंड पर कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। कहाँ पर? स्ट्रेटोस्फियर के टॉप पर 0 डिग्री हो गया। अब क्या? अब दोस्तों तीसरी लेयर आती है जिसको हम क्या कहते हैं, मध्यमंडल, मिजोस्फियर। नाम से ही क्लियर है हिंदी में, मध्य मतलब बीच में, 2 ऊपर 2 नीचे, तीसरा बीच में। अब मिजोस्फियर जो होता है, इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें करीब करीब कुछ भी नहीं होता है। पर इसमें भी एक चीज़ होती है। क्या होती है दोस्तों, समझेंगा। कई बार हमारी पृथ्वी पर क्या होते हैं, मेटियोर्स आ जाते हैं। तो ये जो मेटियोर्स आते हैं अंतरिक्ष से, ये मेटियोर्स की जो धूल है वो कहाँ इकट्ठी हो जाती है? इस लेयर में, मिजोस्फियर में इकट्ठी हो जाती है। अब जैसा कि आपने समझा, धूल के साथ अगर वेपर मिल जाए तो क्या बन जाता है, बादल बन जाता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, एक बादल बनता है, पर ये बादल सिर्फ कहाँ बनता है, ध्रुवों पे बनता है, पोल्स पे बनता है। आपने समझा, पोल्स पे सारी लेयर थोड़ा नीचे रहती है, तो इसलिए वहाँ तक जो है तो वाष्प है थोड़ी पहुंच जाती है। तो तीसरी लेयर में जो बादल बनता है, उल्काओं की धूल से, मेटियोरिक डस्ट से, उसको कहते हैं नॉक्टिलुसेंट बादल, जो ध्रुवीय क्षेत्रों में बनता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि मेटियोरिक डस्ट कहाँ मिलती है, थर्ड लेयर में, मिजोस्फीयर में मिलती है। अब सवाल उठता है यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? तो शुरुआत से समझिएगा भाई, डेंसिटी घटती जा रही है। जो डेंसिटी घटती जा रही है किसकी? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह की। तो डेंसिटी घटते में क्या हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, डाउन जा रहा है। ये देखिए मैंने मार्क करा है, टेम्परेचर डाउन जा रहा है। अब सेकेंड लेयर में पहले कांस्टेंट रहेगा, फिर उसके बाद टेम्परेचर राइज होगा, किसके कारण? ओजोन परत के कारण। अब उसके बाद फिर से वही बात करते हैं हम डेंसिटी की। तो डेंसिटी के कारण क्या होगा, टेम्परेचर वापस से डाउन जाएगा। पर मैंने देखा है इसके आगे विद्यार्थी बड़े कंफ्यूज जाते हैं जब हम आते हैं चौथी लेयर में, आयनोस्फीयर में, क्योंकि यहाँ से वापस से टेम्परेचर क्या होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। तो अब आपके मन में सवाल आएगा, सर एयर की जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो तो घटता जा रहा है, ओजोन जैसी परत भी नीचे निकल गई, तो आखिर ऊपर और जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्यों घट रहा है, टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? टेम्परेचर तो घटना चाहिए ना चौथी और पांचवी लेयर, ये आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर में। तो आप भूलो मत कि आप सूरज के नज़दीक जाते जा रहे हो, और सूरज तो अपने आप में आग का गोला है जिसकी सरफेस का टेम्परेचर भी 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसलिए क्या होता है, टेम्परेचर आयनोस्फीयर में वापस से बढ़ना शुरू होता है। और इसके बारे में अगर आपको और अच्छे समझना है तो आपको एक चीज़ के बारे में स्टडी करना चाहिए, जो कि है प्लाज्मा।
प्लाज्मा क्या होता है मैं आपको आधे मिनट का समझा देता हूँ शॉर्ट में, जिससे आप आयनोस्फीयर को समझ पाए। जैसे कि मुझे एक बात बताइए, एक मैं एटम लेता हूँ, तो एटम के सेंटर में क्या होता है भाई, पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम प्रोटॉन कहते हैं। एटम के आसपास क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो चक्कर काटते हैं। अब अगर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा, यहाँ से मेरा मतलब भाई हज़ारों डिग्री की गर्मी से है, तो ऐसे में जो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, और अलग अलग होने के बाद वो क्या हो जाएंगे भाई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग अलग बना लेंगे। तो ऐसे क्या होता है, आयंस जो रहते हैं वो चौथी लेयर में फॉर्म हो जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन का हाइड्रोजन प्लस आयन। तो ये जो आयंस होते हैं इनके कारण यहाँ पर क्या होता है, विद्युतीय एवं चुंबकीय घटनाएं जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। अब ये घटनाएं क्या है समझिएगा, पूरी आयंस की क्या होती है, लेयर बन जाती है। मतलब यहाँ पे O2 नहीं मिलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव करके कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। अब ये जो आयंस की लेयर होती है, इससे ही क्या होता है, आप जो है मोबाइल पे बात कर पाते हो। सर मतलब समझे नहीं, हम समझेंगे दोस्तों। मोबाइल की हम बात करें तो वो क्या है, एक तरह की तरंग है, या फिर हम रेडियो की बात करें तो वो क्या है, एक तरह की तरंग है। अब ये जो तरंग रहती है ये हमारी अर्थ से उठ के कहाँ जाती है, आयनोस्फीयर तक जाती है, और आयनोस्फीयर तक जाने के बाद ये क्या होती है, पलट के वापस आ जाती है। क्योंकि यहाँ पर ये जो लेयर है ये क्या करती है, आयंस की लेयर रेडियो तरंगों का रिफ्लेक्शन करती है, परावर्तन करती है। सर बात तो बचपन में ही पढ़ी है पर अच्छे समझ नहीं आई। तो दोस्तों एक चीज़ समझेगा, हम क्या करते हैं, कई बार रेडियो दिन में चलाते हैं और कई बार रेडियो रात में चलाते हैं। मुझे बताइए रेडियो अच्छा कब चलता है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, रेडियो जो है रात में ज़्यादा अच्छा चलता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये लेयर जो है 3 भागों में बटी है, डी लेयर, ई लेयर और एफ लेयर, जिसमें अगर मैं बात करूं तो ये तीनों की तीनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी की जो क्या कहते हैं वेव्स होती हैं, तरंग होती है, उन्हें रिफ्लेक्ट करती है। अब डी, ई और एफ तीनों में क्या है भाई, डिस्टेंस है। एक शॉर्ट वेव क्या कहते हैं रिफ्लेक्ट करेगा, एक मीडियम वेव रिफ्लेक्ट करेगा, एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव जो है रिफ्लेक्ट करेगा, निम्न आवृत्ति, मध्यम आवृत्ति, उच्च आवृत्ति। अब इनमें जो डिस्टेंस है उसके कारण जो रेडियो का साउंड है दिन में क्लियर नहीं आता। पर रात में अगर हम बात करें तो मुझे बताइए, क्या रात में सूरज रहता है? नहीं रहता है। सूरज नहीं रहता तो क्या सूरज की गर्मी आएगी? नहीं आएगी। सूरज की गर्मी नहीं आएगी तो क्या आयंस बनेंगे? नहीं बनेंगे। यानी अब आयंस नहीं बनेंगे तो भाई सीधी बात है, जो पुराने आयंस वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, कम हो जाएंगे, खत्म नहीं हो जाएंगे। अब जब आयंस कम हो जाएंगे तो ये लेयर क्या हो जाएगी, ये आयनोस्फीयर की लेयर क्या हो जाएगी, ये सिकुड़ जाएगी। अब ये जब सिकुड़ जाएगी तो सीधी बात है, ये तीनों की तीनों फ्रीक्वेंसीज जो है पास आ जाएगी, तो साउंड क्या आ जाएगा, क्लियर आ जाएगा। मुझे लगता है आपको बात बड़े अच्छे समझ में आ गई। अब इसके अलावा एक और चीज़ रहती है दोस्तों जो बहुत पॉपुलर है, पर मैंने देखा है अधिकतर लोग उसको बस याद करके चले जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो ये एक और चीज़ रहती है ऑरोरा बोरियलिसिस। ऑरोरा बोरियलिसिस और ऑरोरा ऑस्ट्रिसिस अधिकतर स्टूडेंट्स याद करते हैं कि जो ध्रुव वाला क्षेत्र होता है वहाँ पर क्या होता है, जो क्या कहते हैं रोशनी है, आसमान में अलग अलग रंग की रोशनियाँ जो हैं चमकती है, पर इसकी वजह वो नहीं समझ पाते हैं। तो समझिएगा दोस्तों, वहाँ पर जो आयनोस्फीयर होता है उसके जो आयंस रहते हैं, उन आयन से सूरज की किरणों की क्या होती है, टक्कर होती है। यानी कि कॉस्मिक रेज जो रहती हैं वो टकराती हैं। ये कॉस्मिक रेज जब टकराती हैं तो टकराने पे क्या होती हैं भाई, सीधी बात है लाइट पैदा होती है। तो वो लाइट जब पैदा होती है तो वही क्या होती है, हमें ऑरोरा के रूप में नज़र आती है। अब आप कहोगे सर ये ध्रुव पे ही क्यों नज़र आता है? क्योंकि दोस्तों अगर हम इक्वेटर की बात करें या कहीं और की बात करें तो उसमें तो ये सीधा हमारे ऊपर ही जा रही है, तो टक्कर इतनी अच्छी नहीं होगी। यहाँ समझिए, यहाँ पर क्या होता है, बाकायदा लेयर को घिस के जाती है, और घिस के जाने पर क्या होता है, बड़े निशान जो है पैदा होते हैं, जिसके कारण ये हमें पृथ्वी पर सीधा नज़र आता है। और इसको नॉर्थ पोल में बोरियलिसिस और साउथ पोल में ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सर अब ये नाम आज तक समझ नहीं आया, बोरियलिसिस और ऑस्ट्रिस का मतलब क्या है? तो दोस्तों बड़ा आसान है। ऑस्ट्रिस जो है कहाँ होता है, साउथ के क्षेत्र में होता है। मुझे बताइए
कौन सा कॉन्टिनेंट साउथ में स्थित है? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जो है वो साउथ में दक्षिणी हिस्से में स्थित है। तो उसी तरह से जो क्या कहते हैं ऑस्ट्रिस होता है, असल में उसका मतलब ही क्या होता है? दक्षिणी होता है। इसलिए ऑस्ट्रिस जो है, ऑस्ट्रेलिस जो है वो दक्षिण में है और बोरियालिस जो है वो नॉर्थ में है। तो अरोरा और रेडियो तरंगों का परावर्तन ये दोनों आयनोस्फीयर में होता है। सर ये नाम समझ नहीं आ रहे कि ये डी लेयर, ई लेयर और एफ लेयर क्यों कहते हैं? तो दोस्तों बड़ा आसान है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये किताबों में कम ही दिया रहता है, पर पहली लेयर ए, दूसरी लेयर बी, तीसरी लेयर सी और जो चौथी लेयर है उसके अंदर 3 लेयर हो गई, तो डी, ई और एफ। जैसा कि मैंने कहा, प्रकृति ने किसी भी चीज़ को बेवजह नहीं बनाया, हर चीज़ की अपनी कोई ना कोई वजह होती है, बस आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो आती है हमारी फाइनल और आखिरी लेयर, जो कि क्या है? आयनोस एक्सोस्फीयर यानी बाह्य मंडल। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो दोस्तों बात करने के लिए ज़्यादा कुछ इसमें है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम गैस ही बचती है। भाई एक चीज़ समझिए, अब जितनी भी भारी भारी गैसें थी सारी नीचे नीचे क्या हो गई? ख़त्म हो गई, और ऊपर क्या होगी? एकदम हल्की हल्की गैसें बचेगी। तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो है यही 5वीं लेयर में मिलती है। अब कुछ किताबें कहती हैं कि जो आयनोस्फीयर है वो 400 किलोमीटर तक होता है, और कुछ किताबें कहती हैं कि 600 किलोमीटर, 640 किलोमीटर तक होता है। तो मैं कहूँगा आप दोनों के दोनों याद कर लीजिए, एग्जाम में जो ऑप्शन आए उसके हिसाब से क्लिक कर दीजिए। अब ये जो 5वीं लेयर है, इसी में क्या होता है दोस्तों? सैटेलाइट्स होते हैं। पर मैंने देखा यहाँ भी स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं। समझिएगा दोस्तों, हमारे यहाँ 2 तरह के सैटेलाइट होते हैं। पहले सैटेलाइट वो होते हैं जो क्या करते हैं, जो हमारी भूमध्य रेखा के अबाउट चक्कर काटते हैं, और दूसरे सैटेलाइट वो होते हैं जो पोल्स के अबाउट चक्कर काटते हैं। एक को पोलर सैटेलाइट कहते हैं और दूसरे को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। तो ध्यान से समझ लीजिए, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमारे क्या रहते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रहते हैं। उदाहरण के लिए इनसेट, INST, ये आपका होमवर्क है, ढूंढिएगा, और अगर आपको पता हो तो इसको कमेंट करके हमें बताइएगा कि इनसेट क्या है। और दूसरा IRS सैटेलाइट होते हैं जो कि पोलर सैटेलाइट रहते हैं। तो ये पोलर सैटेलाइट जो है 1000 किलोमीटर के रेंज के अंदर के हिस्से में पाए जाते हैं, और जैसा कि मैंने कहा बाहर की दोनों लेयर में टेम्परेचर बढ़ता है। अब इसके अलावा इकलौती चीज़ और बस बताने की बाकी है दोस्तों, कि जो शुरुआत की 3 लेयर होती है उसमें क्या होता है? होमोस्फीयर होता है, यानी कि सारी गैसेस का जो कंपोजिशन है वो लगभग कांस्टेंट होता है। पर जो ऊपर की 2 लेयर रहती हैं वो हेट्रोस्फीयर होती हैं, उनमें जो कंपोजिशन है, संरचना है, वो कांस्टेंट नहीं होती है, वो लेयर दर लेयर होती है। तो ये चीज़ और आपको मेंस में क्या होते हैं, यूपीएससी और एमपीपीएससी जैसे मेंस के लिए ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब मैं समझता हूँ दोस्तों आपको पूरा वायुमंडल जो है उसकी संरचना जो है अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताएं, नहीं तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।